हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स डू इट। कुछ दोस्तों ने सोचा हो या कुछ स्टूडेंट्स ने भी सोचा होगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास तो अब लगी नहीं रही, पता नहीं क्या हो गई है ना। सुपर कंप्यूटर बताना था तो वो तो बताया नहीं जा रहा, तो हम उसके लिए फिर से वीडियो लेकर आए सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर बताना है कि क्या है ना। यूनिट फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, यानी एफओसी की यूनिट फर्स्ट का ये मे बी लास्ट पार्ट होगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी, यूनिट सेकंड, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो उसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, है ना। तो सुपर कंप्यूटर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मेरी स्पीड तेज़ हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि उससे स्लो भी करना है, तो मैं स्लो कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ में आना चाहिए एक तरह से, है ना। सबके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर की। तो आधुनिक युग में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। तो आज जिनकी कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं, बात करें अगर हम सुपर कंप्यूटर की, तो अभी इसके पहले भी हमने कंप्यूटर की बात की थी, ठीक है। तो आधुनिक आधुनिक युग में जो आजकल के कंप्यूटर हैं, जिनकी मेमोरी यानी स्टोरेज कितनी, 52 मेगाबाइट यानी कि MB, ठीक है, 52 मेगाबाइट से अधिक हो, ठीक है, 52 मेगाबाइट से अधिक हो, इससे कम ना हो, अधिक हो चाहे जितनी हो सकती है इसके आगे, तो यानी 52 मेगाबाइट से अधिक हो। एवं जिनके वर्क करने की क्षमता यानी कार्य करने की कैपेसिटी, क्षमता कितनी हो, 500 मेगा फ्लॉप्स। क्या है, 500 मेगा फ्लॉप्स, ठीक है। ये मेगाबाइट नहीं है ना गीगाबाइट है, ये क्या है, मेगा फ्लॉक्स की इसकी स्पीड होती है, ठीक है। जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगा फ्लॉक्स, यानी कि इसको कह सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसकी क्या हो, स्पीड हो, कार्य करने की क्षमता हो, ठीक है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, जिनकी मेमोरी क्षमता यानी मेमोरी स्टोरेज 500 मेगाबाइट से ज़्यादा हो, ठीक है। इनके एवं इनके कार्य करने की क्षमता क्या हो, 500 मेगा फ्लॉप्स हो, ठीक है, मेगा फ्लॉप्स हो, इन्हें सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर में सामान्यतया, है ना, मतलब नॉर्मल रूप से देखा जाए सुपर कंप्यूटर में कई सीपीयू हो सकते हैं, अनेक सीपीयू किसमें, पैरेलल क्रम में, है ना, समांतर श्रेणी में या समांतर क्रम में कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, सुपर कंप्यूटर में कई सारे सीपीयू लगे हो सकते हैं, ये क्या होता है, समांतर क्रम में कार्य करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को समांतर प्रक्रिया यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसे समांतर क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इनकी गति, अगर इनकी गति की बात करें यानी स्पीड की बात करें, तो क्या होता है, गीगा फ्लॉप्स में होती है। इनकी स्पीड क्या होती है, गीगा फ्लॉप्स में होती है, इनको मापी जाती है। इनको एक और है, इनकी स्पीड दो तरीके से मापी जाती है, एक गीगा फ्लॉप्स, ठीक है, और एक मेगा फ्लॉप्स में मापी जाती है। इनकी स्पीड मेगा फ्लॉप्स में भी नापी जाती है, और इनकी स्पीड गीगा फ्लॉप्स में भी मापी जाती है। ये दोनों क्या है, इसकी यूनिट्स हैं इसकी स्पीड नापने के लिए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमॉन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नॉन वॉन की जगह कहीं कहीं जॉन भी मिल जाता है, ठीक है, JON, क्या इसमें क्या है, कहीं ना कहीं नॉन की जगह जॉन भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप नॉन है तो ठीक है, अगर जॉन है तब भी ठीक है, इनका नाम जॉन ही है शायद। तो जॉन वॉन न्यूमैन, ये क्या है, जॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं क्या, कंप्यूटर्स, हमारे सुपर कंप्यूटर हों या नॉर्मल कंप्यूटर हो, ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जॉन वॉन न्यूमैन, या फिर कह सकते हैं नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब एक दिमाग में बात आती होगी, है ना, कि ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, हमने तो अभी तक फिलहाल कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं पढ़ा, है ना। तो अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जॉन वन न्यूमन सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, जॉन वन न्यूमन की थ्योरी क्या है, इसके बारे में बात करें, तो बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमें नीचे सब्सक्राइब का बटन होगी, ठीक है, रेड कलर की, उसको दबा दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाइए, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे आगे मिले, सबसे पहले मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए एवं लाइक करिए इस चैनल को। अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें।
कमेंट में आपको ये बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर भेज सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आप हमसे कैसे पूछेंगे, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें पूछ सकते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, ठीक है। तो बात करते हैं जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत में जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरम, ठीक है, इसमें एक यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। क्या मतलब जॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, ये एक आर्किटेक्चर है जिसे 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने विकसित किया था। ये कौन है, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन कौन है, एक गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, गणितज्ञ थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, यानी कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैथमेटिकल साइंस थे, स्टूडेंट भी थे और साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर में एक आर्किटेक्चर थ्योरी बनाने के लिए जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरी, यानी अपने नाम से ही थ्योरी विकसित कर दी इन्होंने। कब, 1945 में, जब पहला सुपर कंप्यूटर पहला कंप्यूटर बनाने की तैयारी हो रही थी, ठीक है। फिर यह एक आर्किटेक्चर, मतलब यह आर्किटेक्चर जो भी इन्होंने थ्योरी दी है, यह स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर आधारित था, है ना। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर आधारित था, ठीक है। इस प्रोग्राम में यानी इनके जो प्रोग्राम बनाया गया था, इनमें मेमोरी में स्टोर होते थे। क्या होते थे, मतलब इनके इसमें जो भी प्रोग्राम थे वो मेमोरी में स्टोर होते थे, ठीक है। और सीपीयू क्या होता है, मेमोरी से एक समय में केवल एक ही इंस्ट्रक्शंस या फैच करता था, ठीक है। जो भी हम निर्देश देते थे, है ना, सीपीयू को, या कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते थे, वो क्या करता था, मेमोरी में एक समय में केवल एक ही इंस्ट्रक्शंस को फैच करता था और उसे एग्जीक्यूट करता था, यानी कि उसको प्रोसेस करता था और हमें परिणाम देता था, ठीक है। इस आर्किटेक्चर में एक समय में केवल एक ही इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट होता था तथा सभी इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते थे या किए जा सकते थे, ठीक है। मतलब एक समय में हम एक बार इनपुट जो भी दे दिए तो एक समय में एक ही कार्य करेगा, मेमोरी उसकी एक ही कार्य करेगी जो सीपीयू की थी, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन की थ्योरी यही है कि उस टाइम पे क्या था, एक इनपुट पर एक ही कार्य होगा, ठीक है, तथा सभी इंस्ट्रक्शंस यानी सभी निर्देश जो हमने दिए हैं वो एक सीक्वेंस में, एक सीरियल में ही परफॉर्म किए जाते हैं, यानी एक सीक्वेंस था उनका, ठीक है। या एक सीक्वेंस होता है कि हमने जो पहले डाटा दिया है तो पहले उस डाटा पर क्रिया करेगा, फिर उसके बाद हमने दूसरा जो निर्देश दिया है तो उस पर दूसरे निर्देश के आधार पर कार्य करेगा, यानी कि सीक्वेंस के आधार पर, जैसे हमने उसको प्रोसेस दी है, जैसे हमने उसको कार्य दिया तो उसी को सीक्वेंस के आधार पर कार्य करेगा, ठीक है। ये नहीं कि हमने जो बाद में जो हमने पहले दिया था उसको बाद में करे, और जो बाद में दिया गया है कोई भी इंस्ट्रक्शंस, उसे जो भी निर्देश दिए गए हैं तो उसका क्या करे, वो पहले करे, ऐसा सिस्टम में नहीं है, ठीक है। यानी कि जो पहले कार्य दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस पहले दिए जाएंगे उनको पहले करेगा, ठीक है, और जो बाद में निर्देश दिए जाते हैं उनको बाद में कार्य करेगा, उन पर जो उनका आउटपुट बाद में प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात कि जॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत में क्या कार्य होता था, एक समय में एक ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है तथा सभी इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि एक ही तरीके से एक सीरियल से कार्य किए जाते हैं। इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस में क्या थी, परफॉर्मेंस में कमी आती है। कमी का मतलब क्या हुआ कि सीपीयू जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, जो हम चाहते हैं कि सीपीयू हमें एडवांस तरीके से कार्य करे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में कमी आती है कि हम पहले दिए हैं तो पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको पहले निर्देश को फॉलो करेगा, देन उसके बाद अगला प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसे ही वॉन न्यूमैन सिद्धांत कहते हैं, इसे ही वॉन न्यूमैन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कमियां भी हैं, ठीक है, ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए साइंटिस्ट लोग किस में मिले हैं, ताकि वो साइंटिस्ट लोग क्या कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि बन पाए। उससे क्या होगा कि जो जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरी है इसको पार करके हम किसी अन्य क्रियाओं पर भी कार्य कर सकेंगे, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस में कार्य करके हम मल्टीपल सीक्वेंस एक साथ कार्य कर सकेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं इस टाइम पे। फिर बात करें कि यह जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। इसका प्रयोग हम कंप्यूटरों में, ठीक है, हमारे जितने भी देखने में कंप्यूटर मिल जाते हैं, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, डेस्कटॉप हो, अथवा मतलब जो भी कंप्यूटर मिल जाए आपको देखने को, उनमें तथा सुपर कंप्यूटर में प्रयोग इनका किया जाता है, ठीक है। तो जॉन वॉन न्यूमैन जो थ्योरम है ये
सभी कंप्यूटरों में ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, और ये सभी क्या होता है सुपर कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वॉन न्यूमैन को निम्नलिखित यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, इस आर्किटेक्चर को या इस थ्योरी को, है ना, कई स्टेप में बांटा गया है। बांटा क्या गया है मतलब कई स्टेप में ये कार्य करता है। जैसे कि पहला क्या है, कंट्रोल यूनिट। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये आपका सीपीयू बॉक्स हो गया, और इसमें एक कंट्रोल यूनिट लगा होता है। ठीक है, जो सभी इनपुट को कंट्रोल करता है, सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है, ये गणितीय क्रियाएं करता है। ठीक है, लॉजिकल एंड तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है, ये ALU यहाँ पर भी लगा होता है, मतलब ये मदरबोर्ड के अंदर सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, फिर है रजिस्टर्ड मेन मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये मतलब इसकी मेमोरी क्षमता होती है, मेन रेजिस्टेंस होता है इसका, जो मेन मेमोरी होती है उसमें लगे होते हैं। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस, जो हम कीबोर्ड माउस वगैरह होते हैं, ये सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, है ना। तो इनका भी इसी से रिलेशन होता है, इसी में सारी चीज़ें अटैच होती हैं वायर के माध्यम से या फिर वायरलेस के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी इसी सिद्धांत पर कि हमने माउस में एक बार क्लिक की है तो पहले उसको मतलब उस पर क्रिया करेगा, देन अगली बार जब क्लिक करेंगे दोबारा तब माउस से फिर दूसरी क्रिया करेगा। सिस्टम में कुछ ऐसा सिद्धांत चालू है, स्टार्ट है ना। कीबोर्ड की भी बात करें अगर इनपुट डिवाइस में, कि हमने अगर जे दबाया हुआ है कीबोर्ड के कोई भी बटन में जे दबाया तो पहले वो जे में कार्य करेगा, कि जे आपने दबाया तो पहले जे आपको प्रेजेंट करेगा, दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप जो भी बटन दबाएंगे तो उसके आधार पर वो अगली बटन या अगले सेंटेंस, अगले अक्षर प्रेजेंट करके दिखाता चला जाएगा, यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस में, है ना। जब भी आप कभी टाइप करते हैं तो देखते हो कि आपने अगर कोई भी शब्द अक्षर टाइप किए हैं तो पहले पहला अक्षर, फिर उसके बाद देन अगले अक्षर टाइप करते हैं, तो वही सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरी है, जिसके सिद्धांत पर हमारे सिस्टम चाहे सुपर कंप्यूटर हो चाहे कंप्यूटर हो, ये सभी कार्य करते हैं। ठीक है, CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसी के अंतर्गत कार्य करती है। और बसेस क्या होती हैं, बसेस हमारे सिस्टम के अंदर लगी होती हैं, मतलब चलने फिरने वाली बस नहीं, ये बसेस होती हैं वायर। ठीक है, वायर के माध्यम से इन्हें बस कहते हैं। ठीक है, उन्हें जो वायरें लगी होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, कह सकते हैं CPU के अंदर जो भी वायर लगी होती हैं, ठीक है, वो बस का कार्य करती हैं, बसेस का कार्य करती हैं। ये बस हमारे रोड पर चलने वाली नहीं है, बल्कि CPU के अंदर वायर वाली बस का जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, डाटा का संचार होता है। इससे एक जगह से डाटा दूसरे स्थान पर, यानी अगर कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड पर प्रोसेस करके फिर वापस हार्ड डिस्क में आने का कार्य करता है, यानी कि आवागमन कह सकते हैं कि यातायात का कार्य करता है। ठीक है, अगर बड़े तौर पे समझे, बसेस का कार्य क्या होता है, यातायात का, यानी आवागमन का कार्य करता है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी वायर लगी होंगी उनमें क्या होता है, आवागमन होता है। किस चीज़ का, डाटा का आवागमन होता है, ये याद रखना है। ठीक है, कभी कोई बस का ये नहीं समझ लेंगे कि अभी इसमें रोडवेज भी दौड़ रही होंगी अंदर, है ना, तो बसेज नहीं होती, उसके अंतर्गत केवल डाटा का संचार होता है, डाटा का आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर डाटा आता जाता रहता है जब हम इनपुट और आउटपुट क्रियाएं करते रहते हैं। ठीक है, ये रही जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरी। अब अगर बात कंप्यूटर में आगे बढ़ते हैं तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी शोध प्रयोगशालाओं में शोध एवं, यानी कि कह सकते हैं कि शोध यानी खोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, खोज करने के लिए किया जाता है। इसे अंतरिक्ष यात्रा संबंधी अनुसंधान केंद्र, है ना, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र बने हैं, तो उनमें और उनके विकास कार्य, ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी आदि कार्यों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं, इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि काफ़ी स्पीड होती है, काफ़ी इनमें खर्च लग जाता है, कई सारे सिस्टम काम करते रहते हैं इसमें। ठीक, कई CPU लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग कार्य करते रहते हैं, तो एक ही बहुत बड़े कंप्यूटर लगा होता है। ठीक है, ये एक तरह से इसका जो CPU होगा वो काफ़ी बड़ा लगा होता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी खर्च आता है इनकी स्पीड बनाने के लिए, तो इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। तो कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में, है ना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग लेबोरेटरीज में। ठीक है, कुछ एडवेंचर करने के लिए या कुछ खोज करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष संबंधी यात्राएं, जितने भी स्पेस वाली जितनी भी यात्राएं करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं लोग या साइंटिस्ट लोग, ठीक है, तो उनमें किया जाता है, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र में किया जाता है इनके विकास कार्यों के लिए। ठीक है, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि आज बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें किससे, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही की जाती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लास में आगे। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक था, इलियाक 4, है ना। ये क्या था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसने 1975 में काम करना आरंभ कर दिया था।
इसे किसने बनाया था? डेनियल स्लोटनिक, है ना, डेनियल स्लोटनिक ने इसका विकास किया था। ये याद करने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर है ये कौन सा था? इलियाक था, इलियाक 4 था, ठीक है। इसे ये मतलब ये कब काम करना स्टार्ट किया था? 1945 में, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, कब काम करना स्टार्ट किया था? तो 1975 ईस्वी में, ठीक है। और पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक था, इलियाक 4, है ना। तो ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखेंगे। 1975 ईस्वी में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था इलियाक ने। हाँ, एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसका आविष्कार किसने किया था या विकसित किसने किया था? तो डेनियल स्लोटनिक ने, है ना, डेनियल स्लोटनिक ने इसका विकास किया था। यह कंप्यूटर, जो ये सुपर कंप्यूटर था, विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर था, यह अकेले ही एक बार में, यानी कि वन टाइम में 64 कंप्यूटरों का काम एक साथ कर सकता था, है ना। 64 कंप्यूटरों का काम एक साथ अकेले कर सकता था एक बार में, ठीक है। इसकी जो मेन मेमोरी होती थी, मुख्य मेमोरी है, ठीक है, वो 80 लाख वर्ड आते थे उसमें। मतलब इसकी जो मेन मेमोरी थी, जो मेन स्टोरेज मेमोरी थी, इसकी जो मुख्य मेमोरी थी, ठीक है, उसमें 80 लाख शब्द आ सकते थे। और यह लगभग 8,000 नहीं सॉरी 83,264 बाइट्स के तरीकों से अंकगणितीय क्रियाएं कर सकता था। यानी कि जो गणितीय क्रियाएं हैं, ठीक है, मैथमेटिकल जो प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस को ये कितने 83,264 बाइट्स के तरीकों पर है। मतलब इतने जो तरीके होते हैं, ठीक है, उनको कर सकता था कितने? कुछ ही सेकंड में, ठीक है। इसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो 30 करोड़ परिकलन, यानी कि 30 करोड़ जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रियाएं प्रति सेकंड कर पाती थी। ये तो बहुत ही बड़ी बात हुई। हम 1 सेकंड में मैक्सिमम जब बात करें तो मुश्किल से 2 से 3 गिन सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा स्पीड वाला कोई व्यक्ति होगा तो मैक्सिमम 8 अंकों तक गिन पाता है 1 सेकंड में, ठीक है। मैक्सिमम जो बहुत ही स्पीड वाला या बहुत एक्सपीरियंस वाला कोई भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति होगा। बट कंप्यूटर क्या करता है? 1 सेकंड में 30 करोड़ जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रियाएं कर सकता है। ये सुपर कंप्यूटर की क्वालिटी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है ना, भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये तो विश्व की बात अभी तक इलियाक 4 था जो, तो अब बात करेंगे भारत का जो प्रथम पहला सुपर कंप्यूटर होगा वो कौन सा था? तो ये था क्रे एक्स, है ना, क्रे एक्स MP16। ये था सुपर कंप्यूटर भारत का, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, क्रे एक्स MP16 था। इसको भारत ने 1987 में अमेरिका से आयात किया था, यानी खरीदा था, ठीक है। इसे नई दिल्ली में मतलब न्यू दिल्ली के मौसम केंद्र पर, यानी कि मौसम केंद्र पर स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर का युग जो है, या कह सकते हैं भारत में जो सुपर कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, तो 1980 के दशक में किया गया। उस समय शुरू हुआ जब मतलब कह सकते हैं कि 1987 में जब कंप्यूटर से अमेरिका से जब कंप्यूटर आयात किया गया था सुपर कंप्यूटर, भारत ने पहला कंप्यूटर खरीदा था तो क्रे एक्स MP16 था, ठीक है। बट क्या हुआ कि भारत को भी आवश्यकता पड़ी, है ना, दूसरा कंप्यूटर खरीदने की। एक तो हो गया, हमने मौसम विभाग में लगा दिया, दूसरा कंप्यूटर भी हमें चाहिए था सुपर कंप्यूटर। तो उसमें क्या होता है, जब फिर यूनाइटेड स्टेट्स से यानी अमेरिका से भारत ने दूसरा सुपर कंप्यूटर खरीदने की बात की, कौन सा? क्रे एक्स रुक, है ना, ये खरीदने की बात की। तब क्या किया था, अमेरिका ने मना कर दिया, कह रहा मैं कंप्यूटर अब नहीं दूंगा, है ना। तो भारत ने कहा ये तो गलत बात है यार, फिर क्या होगा अगर तुम नहीं दोगे कंप्यूटर, तो फिर मैं अगले कंप्यूटर पाऊंगा कहाँ से? तो जो भी इनके बीच चर्चा रही हो, तो कह सकते हैं कि उस समय इन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब भारत में क्या हुआ कि 1980 के दशक में भारत ने सोचा कि यार नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे, क्या हमें से बनता नहीं है कंप्यूटर। तो क्या किया भारत ने, नई सीडेक कंपनी की स्थापना कर दी, है ना। भारत के पुणे में 1988 में, यानी कि 1987 में खरीदा गया था, और फिर दूसरा सुपर कंप्यूटर भी खरीदने की बात हुई उसी टाइम पे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया, और 1 साल के अंदर अंदर ही भारत के पुणे में, यानी पुणे जो है मुंबई के पास पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर 1988 में सीडेक की स्थापना कर दी गई। ये याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, एंड स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है। तो आप सब ये चीज़ें याद रखेंगे, भारत में जो सीडेक है, सीडेक की स्थापना हुई है, जो सुपर कंप्यूटर बनाती है वो कंपनी 1988 में कहाँ की गई थी स्थापना इसकी? पुणे में बनाई गई। एवं भारत का प्रथम स्वदेशी, है ना, स्वदेशी
यानी कि भारत का बना हुआ बहुउद्देशीय सुपर कंप्यूटर, यानी कई उद्देश्यों के आधार पर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, इस सुपर कंप्यूटर को कई सारे उद्देश्य के लिए बनाया गया था ताकि हम एक सुपर कंप्यूटर से कई सारे कार्य कर सकते। इसका क्या नाम था? परम। परम नाम याद रखना है आपको कि परम जो है ये भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर है ना। इसके पहले जो क्रे एक्स नाम आता था ये अमेरिका से खरीदा गया था। ठीक है, क्रे एक्स रुक देने से इनकार कर दिया था अमेरिका ने, तो भारत ने क्या किया? पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया गया। किसके द्वारा? सीडेक कंपनी पुणे के द्वारा बनाया गया। कब? मुश्किल से मुश्किल 2 साल के अंदर, 1990 में ही, मतलब 1988 में इन्होंने सीडेक कंपनी की स्थापना की और 1990 में इसका सुपर कंप्यूटर बना लिया भारत ने। ठीक है, भारत का आधुनिक सुपर कंप्यूटर जो आज का सुपर कंप्यूटर है वो कौन है? परम 10,000 यानी कि 10,000, परम 10,000 इसका नाम है। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड कितनी है? 100 गीगा फ्लॉप्स। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, जो नया सुपर कंप्यूटर जो आपके पास आधुनिक सुपर कंप्यूटर है, इसकी स्पीड है 100 गीगा फ्लॉप्स है। अर्थात यह 1 सेकेंड में, है ना, अर्थात क्या है, मतलब क्या कह सकते हैं, 1 सेकेंड में 1 खरब गणनाएं कर सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है। 1 अरब कैलकुलेशन 1 सेकेंड के अंदर कर सकता है। सोचने वाली बात है कि 1 सेकेंड के अंदर हम ABCD ना बोल पाए और 1 खरब गणनाएं कर पाता सुपर कंप्यूटर, है ना। फिर बात करते हैं, ये है हमारा जो तस्वीर हम देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार सुपर कंप्यूटर परम हमारे भारत का है। ठीक है, जो आधुनिक युग में है। परम पद्म नाम है इसका, परम पद्म, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम पद्मा। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार लगे होते हैं। ये जो आपके बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये क्या है? CPU लगे होते हैं। ये सभी क्या है? CPU हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के CPU और कई सारे CPU एक साथ कार्य करते हैं इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें वर्तमान युग में, प्रेजेंट टाइम पे www.top500.org ये एक वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है किसी, ठीक है, फॉरेन कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें इसके माध्यम से जो जब इसने क्या किया? सर्वे किया। ठीक है, तो नवंबर 2019 में इन्होंने एक सूची जारी की। किसकी सूची जारी की? विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, यानी कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो पहला सुपर कंप्यूटर इन्होंने सुमित US में पाया, यूनाइटेड स्टेट में जो सबसे स्पीड वाला था। ठीक है, फिर दूसरा है सियरा, ये भी यूनाइटेड स्टेट में ही है, यानी कि अमेरिका में ही है। ठीक है, एक है सनवे टुलेहाइट, ठीक है, टेहुलाइट, सनवे टेहुलाइट, ये चाइना का है। 3rd नंबर पे इसको बताया गया। ठीक है, यानी कि 500 कंप्यूटर की इन्होंने सूची बनाई कि पूरे विश्व में जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं तो 500 इन्हें सुपर कंप्यूटर मिले। उनमें से स्पीड के मामले में और कैपेसिटी के मामले में इन्होंने पहला फर्स्ट नंबर पे किसको रखा? US को रखा, सुमित। फिर दूसरा भी US ही है, उसकी भी स्पीड सियरा है, जो उसकी स्पीड काफ़ी है। 3rd नंबर पे चाइना के पास है जो सुपर कंप्यूटर, उसकी है। तीसरे नंबर पे चाइना है। ठीक है, और चौथे नंबर पे तियान्ने टुए नाम का एक सुपर कंप्यूटर है जो चाइना के पास है, वो भी चौथे नंबर पर है। ठीक है, फ्रंटेरा भी यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, जो यूनाइटेड स्टेट के पास है, यानी अमेरिका के पास है, जो 5वें नंबर पर कंप्यूटर है। ठीक है, 5वें नंबर का स्पीड के मामले में सुपर कंप्यूटर है। यानी कि अमेरिका के पास 3 कंप्यूटर हैं जो टॉप 5 के अंतर्गत आते हैं, और 2 कंप्यूटर चीन के हैं, जो 2 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर चीन के पास हैं जो टॉप 5 के अंतर्गत या टॉप 4 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर बात करें 500 की जो सूची बनाई गई थी इस वेबसाइट के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, तो भारत का कौन सा स्थान आया? तो भारत का हमारा 57वां और 100वां। हमारे भारत में 2 ऐसे सुपर कंप्यूटर है जो 500 की सूची में 100 के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी 100 लिस्ट के अंतर्गत हमारे 2 सुपर कंप्यूटर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है जो 97वें नंबर पर है। ठीक है, 57 नंबर पर है, प्रत्युष नाम है उसका, जो भारत के पुणे में स्थित है। ठीक है, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी मौसम विभाग के लिए वहाँ पर स्थापित किया गया है। इसकी स्पीड कितनी बात करें? स्पीड की बात करते हैं अगर, तो इसकी स्पीड है 3.7 पेंटाफ्लॉप्स है। इसकी स्पीड कितनी है? 3.7 पेंटाफ्लॉप्स। ठीक है, ये 97वें नंबर का कंप्यूटर जो भारत का है। फिर 100वें नंबर की बात करें, जो भारत का ही कंप्यूटर है, इसके पीछे भी कई सारे देशों के कंप्यूटर हैं, बट जो हमारा 100वां नंबर कंप्यूटर जैसे 100वें स्थान पर है, तो ये इसका नाम है मिहिर। मिहिर कहाँ पर है? नोएडा, भारत, है ना, यानी कि भारत में जो नोएडा शहर है, ग्रेटर नोएडा कह लें या फिर नोएडा कह लें, दिल्ली के पास पड़ता है, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर है। ये कह रहे नोएडा पर मिहिर नाम पे एक सुपर कंप्यूटर है जो नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेथ फॉरकास्टिंग
मतलब मीडियम रेंज का मौसम विभाग जो वहाँ का, ठीक है, मीडियम रेंज का, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। इसकी स्पीड की अगर बात करते हैं तो 2.57 पेंटाफ्लॉप्स, देखिए जो पहला हमारा सुपर कंप्यूटर है 3.7 पेंटाफ्लॉप्स, जो सबसे ज़्यादा स्पीड का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हमारे देश का है प्रत्यूष, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 2.57 पेंटाफ्लॉप्स की स्पीड पाता है, जो टॉप 100 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत में, जो भारत है हमारा, इसमें जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, तो पूरे विश्व के, है ना, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें जो 5 देश हाईएस्ट टॉप पर हैं, है ना, टॉप पर जितने भी 5 देश हैं उनमें हमारा जो भारत है वो शामिल है। कब हुआ था ये? अप्रैल 2003 में भारत विश्व के उन 5 देशों में शामिल हो गया था जिनके पास एक 13 फ्लॉप्स की स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर था, है। तो कुछ ऐसे जो 5 देश टॉप पर हैं जिनके पास 13 फ्लॉप्स की स्पीड है, या 13 फ्लॉप्स की स्पीड के साथ सुपर कंप्यूटर लिए हुए हैं। तो इनके पास 13 फ्लॉप्स की स्पीड के साथ जो सुपर कंप्यूटर, तो हमारा भारत भी 5वें स्थान पर शामिल है, यानी 5वां देश है ऐसा जिनके पास 13 फ्लॉप्स की स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मतलब ये सुपर कंप्यूटर की बात हो गई, तो आज से जो पहली यूनिट है वो क्लियर हो गई, समाप्त हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अगली बार बात करेंगे यूनिट सेकंड की। तो यूनिट फर्स्ट के बाद पहले थोड़ी देर बात कर लेंगे यूनिट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, है ना। तो एक बार बड़ा रिवीजन कर लें। ये हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, इसके बारे में भी वीडियो बने हैं, ठीक है। और फिर दूसरा है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, किसकी? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हमने पढ़ी इस यूनिट में। फिर हमने पढ़ी थी कंप्यूटर की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर हमने बात की थी कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर्स। फिर बात की हमने कंप्यूटर के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत हमने बात की थी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, है ना। पहली वीडियो में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अनुप्रयोग के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, इस पर चर्चा की थी। फिर हमने बात की उद्देश्य के आधार पर, यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। फिर लास्ट में हमने बात की आकार, यानी साइज के हिसाब से कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो लास्ट हमारा साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर पाया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही, यानी इस क्लास में आज तक इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो हम यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस, है ना, क्या क्या होते हैं। तो पहले बात करेंगे इनपुट की, देन उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एवं जो भी आपके क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज भी हमारे पास है, वहाँ से अभी आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ पर भी